तो आज हम बात करेंगे मूल्यांकन की, उसके अवधारणा की, विशेषताएं की, उसकी विशेषताएं की। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या महत्व है, किस किस दृष्टि से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के उद्देश्य से, अलग अलग प्रकार की बात हम कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार में निर्णय लेने के उद्देश्य से ज्ञानात्मक और सहज्ञानात्मक, करिकुलर और को करिकुलर, ठीक है, दोनों ही क्षेत्रों में छात्रों को सीखने की गति और उपलब्धियों के बारे में साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या, ये तीनों को करने की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसे ही हम मूल्यांकन की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यांकन जो है उसमें सूचनाओं का संग्रह आपके आ जाता है, उसका विश्लेषण आ जाता है, और इसमें साथ ही साथ निर्णय निहित होता है ना। डिसीजन मेकिंग वाली बात होती है इसमें, निर्णय जो है वो इसमें निहित होता है। अब मूल्यांकन जो है वो एक शैक्षिक प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं, और शैक्षिक प्रक्रिया के एक अंग के साथ साथ, हालांकि एक अन्य फील्डों में भी मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षा से इतर हट के अगर आप बात करें तो वहाँ भी मूल्यांकन और आकलन और मूल्यांकन की बात आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम एक शैक्षिक प्रक्रिया का जब हम एक अंग के रूप में अगर हम मूल्यांकन को मानते हैं कि मूल्यांकन जो है वो एक शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, जिसमें शिक्षक अपने अध्यापन का मूल्यांकन बालकों में होने वाले अपेक्षित व्यवहार के परिवर्तन के माध्यम से करता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आप सभी जानते भी होंगे कि क्या है ये चीज़। अध्यापक अपने अध्यापन का मूल्यांकन, स्वयं के अध्यापन का मूल्यांकन बालकों में होने वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के माध्यम से करता है। यानी जब अध्यापक के तौर पे आपने बालक को कोई पाठ आपने पढ़ाया, तो आपके द्वारा दिए गए उस पाठ को बालकों ने कितना ग्रहण किया, इसका आप अंकन करते हो, उन मूल्यों का आप अंकन करते हो, उसको आप जानने का प्रयास करते हो। इसे ही मूल्यांकन कहते हैं। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो हम पाते हैं कि मूल्यांकन जो है मूल्य जोड़ अंकन से बना है। यानी यह एक वैज्ञानिक प्रक्रम है जिसमें किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति, स्थिति आदि के मूल्यों का आप अंकन करते हैं। किसी मूल्य का आप अभिनिश्चय करते हैं, फिक्स करते हैं। तो ये एक मूल्यांकन की बात है। और मूल्यांकन जो है वो एक स्टेज पे नहीं होती है, ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए कहा जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, अनवरत चलने वाली ये प्रक्रिया है। आप किसी बालक को एक दिन में, 4 दिन में पढ़ाकर देखकर आप उसके मूल्यों को आप अंकित नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कुछ प्रविधियां को अपनानी पड़ेगी। कोई भी एक टीचर गया और किसी बालक का मूल्यांकन करके और बोल दिया कि नहीं, ये बालक तो कुछ भी नहीं जानता है, अगर उसने सही प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया है तो आई थिंक इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो। क्योंकि अगर उन्होंने सही प्रविधि का उस प्रयोग करते हुए अगर
उसका अंकन नहीं किया है, या एक दिन या 2 दिन में ही जो है वो किसी बालक को नकार देना, या किसी रिटन टेस्ट के आधार पर उसके योग्यताओं की बात कर लेना, आपने कुछ प्रश्न दिए और उस प्रश्नों का वो उत्तर सही से नहीं दे पाया, आपने कुछ प्रश्न पूछे और उसका वो सही से उत्तर नहीं दे पाया, इट डजेंट मीन कि वो बालक जो है वो कुछ नहीं जानता है। उसके अलग अलग फेज हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती है, XYZ कारणों से वो आपके प्रश्नों का उत्तर हो सकता है जानते हुए भी वो आपको ना दे पाया हो। तो एक शिक्षक होने के नाते शिक्षार्थी के लिए किन मूल्यों का होना आवश्यक है, किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, इसको जानना आवश्यक है, इसे समझना आवश्यक है। 1964 की मैं बात करूं तो कोठारी आयोग ने भी कहा था कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोठारी आयोग का आपने नाम सुना होगा, और कोठारी आयोग ने यह कहा कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण अंग है, और इस प्रकार इसका शैक्षिक प्राप्ति उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यानी जो हमें रिजल्ट के तौर पर जो मिलता है, तो वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किसके आधार पर मिलता है हमें, जो हमने उद्देश्य फिक्स किए थे। इसीलिए इस आयोग ने कहा कि उद्देश्य जो शैक्षिक प्राप्य है उसका घनिष्ठ संबंध है किससे, उद्देश्य से। जो आपने जनरल और स्पेसिफिक उद्देश्य जो आप पाठ्य को देने से पहले आपने जो निर्धारित किया था, उससे इसका घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम के जो निदेशालय, तो उनके अनुसार उन्होंने देखने को वो मिलता है कि मूल्यांकन का संबंध संपूर्ण शिक्षा कार्य से, होल एजुकेशन प्रोसेस की ये बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि इसका मूल उद्देश्य शिक्षण में सुधार करना है। यह उन कारकों का पता लगाने में समर्थ है जिनका संबंध छात्र के विकास से होता है। अब साफ झलक रहा है कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यों का अंकन करना। अब यहाँ से देखिए साफ नजर आ रहा है कि इसका मूल उद्देश्य है क्या, तो शिक्षण में सुधार करना, ना ही कि किसी को पास या फेल करना। तो हमारा पास कॉन्सेप्ट है पास और फेल करने की, लेकिन मूल्यांकन का ध्येय वो नहीं है। ध्येय ये है, उद्देश्य ये है कि शिक्षण में सुधार करना, यानी सीधी सीधी बात टीचर पे आती है। आपके द्वारा दिए गए जो पाठ हैं, उसमें करवाए गए जो गतिविधियां हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो विषय वस्तु है, उसके आधार पर जो किए गए आपके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं, ग्रुप वर्क है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का सही प्रयोग करना, सही क्लास के अनुसार, एज अप्रोप्रिएट के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना, ये सभी जो है वो शिक्षण में सुधार करने के लिए ही किया जाता है, और ये मूल्यांकन का एक पार्ट बन जाता है। एक शिक्षाविद का नाम आपने सुना होगा, मे बी क्रॉनबेक का नाम आपने सुना होगा। क्रॉनबेक कहते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अध्यापक व विद्यार्थी का निर्णय लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है अथवा नहीं। अब दोनों ये निर्णय लेते हैं, अध्यापक भी ये निर्णय ले रहे हैं और शिक्षार्थी भी ये निर्णय ले रहा है, विद्यार्थी भी ये निर्णय ले रहा है कि जो शिक्षण लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया था,
जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड थे किसी पर्टिकुलर विषय वस्तु को जानने के लिए, क्या उस पर्टिकुलर विषय वस्तु को हमने सही से अर्जन किया? अर्जन कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा। और अर्जन करने की जो प्रक्रिया में जो सहायक है, जो अर्जिता है, जो देने वाला है, जो शिक्षक है, उसने क्या सही तरीके से दिया? तो ये दोनों दो चक्के हैं जहाँ पर जो एक मूवमेंट है उस सही से चल रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो है वो मूल्यांकन निर्धारित करता है, मूल्यांकन का ही निर्धारित करता है। अब मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं तो मूल्यांकन को दो भागों में आप बांट सकते हैं, या दो प्रकार आप कह सकते हैं इसके। पहला फॉर्मेटिव और दूसरा समेटिव, यानी निर्माणात्मक और समेकित। अब आप मूल्यांकन को आप अगर एक त्रिभुज की तरह अगर आप देखते हैं, और इस त्रिभुज में पहला जो ऊपर का जो त्रिभुज का जो टॉप का जो के जो कोण हैं, टॉप के कोण पर आप शिक्षण उद्देश्य को रखते हैं, पाठ्यक्रम के शिक्षण उद्देश्य को रखते हैं। उसके नीचे वाले दोनों पार्ट में सीखने का अनुभव यानी जो शिक्षार्थी है उसे रखते हैं, और मूल्यांकन के साधन के रूप में शिक्षक को रखते हैं। आपने बीएस ब्लूम का नाम सुना होगा। तो ब्लूम का ये जो ट्रायंगुलर ये जो मूल्यांकन की जो बात हम कर रहे हैं कि ट्रायंगल की, ये ब्लूम का दिया हुआ है। ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य को यानी पाठ्यक्रम को ट्रायंगल के टॉप पे रखा और उसे रीच करने का इन दोनों को साधन माना। इस ट्रायंगल से ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वो उद्देश्य है उसे रीच कौन कर रहा है? तो ये दोनों जो आधार हैं यानी शिक्षार्थी और शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षक, ये दोनों ही उस आधार को बनाकर उसे रीच कर रहे हैं। यानी उद्देश्य के निरूपण और सीखने के अनुभव द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो अति महत्वपूर्ण है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, सर्वांगीण विकास। अब मूल्यांकन द्वारा उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण भी किया जाता है, शिक्षा प्रक्रिया का संशोधन भी किया जाता है, अभिवर्धन भी करते हैं, संवर्धन करते हैं, ताकि हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। ऐसा भी होता है कि हमने कोई पाठ पढ़ाया और अगर हमने यूनिट टेस्ट लिया, अगर हम यूनिट टेस्ट के आधार पर अगर हम फॉर्मेटिव एग्ज़ाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, बीच बीच में चंक्स में अगर हम टेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे टीचर जो हैं वो पाठ के आधार पर भी टेस्ट ले लेते हैं, यूनिट के आधार पर टेस्ट लेते हैं। तो जब आप यूनिट के आधार पर या पाठवार अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं, टेस्ट की बात अलग है, एक आप मूल्यांकन की बात हम कर रहे हैं कि मूल्यांकन अगर कर रहे हैं तो वो मूल्यांकन जो है उससे शिक्षक को यह पता चलता है कि हमने जो निर्धारित किए थे उद्देश्य, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं। अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो शिक्षक का प्रमुख कार्य यह है कि उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण करें और उन उद्देश्यों के पुनर्निर्धारण के साथ साथ वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षा प्रक्रिया में बदलाव करें, संशोधन करें, और उस संशोधन के साथ साथ फिर से जो है वो एक पूरे की पूरी जो प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत से करती चली थी, उन प्रक्रियाओं का फिर से निर्धारण करते हुए पुनः मूल्यांकन करें और फिर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को देखें कि किस तरह से
उद्देश्य की प्राप्ति आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के लिए जो है वो समय समय पर जो है वो मापन का कार्य जो है वो करते रहना चाहिए। जैसा कि हम अभी बता भी रहे थे और कि ये डिपेंड करता है टीचर पे, शिक्षक पे ये डिपेंड करता है कि वो मूल्यांकन कैसे करता है। क्या वो यूनिट टेस्ट के आधार पर करता है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर करता है, छोटे छोटे पाठ के खत्म होते के साथ जो है वो पाठ के छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर लेकर करता है, प्रति उत्तर के तौर पर, अगले क्लास में पिछले क्लास की बातों को पूछ कर करता है। तभी तो वो जान पाएगा कि हमने मूल्यांकन किया कि नहीं किया, हमने उसका अंकन किया कि नहीं किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसी धुरी पर घूमती नज़र आती है। पूरी की पूरी शिक्षण प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में आप कहिए, या पूरी की पूरी शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग जो है वो मूल्यांकन है। क्योंकि जब मूल्यांकन हो रहा है, जब मूल्यांकन जब अब तक आप मूल्यांकन नहीं करते हो तब तक आप शायद यह नहीं पता लगा पाते हो कि आपने सही प्रकार से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की या नहीं की। मूल्यांकन यह दर्शाता है कि विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर क्या है। जो शिक्षण की विधियां आपने तय की थी, एक शिक्षक ने जो मेथड्स अप्लाई किए थे, जो टेक्निक्स उन्होंने अप्लाई किया था किसी पाठ को पढ़ाने के लिए, वो कितना प्रभावशाली रहा, उसकी प्रभावशीलता को जो है वो मूल्यांकन दर्शाता है। समझने का प्रयास कीजिए, ये सभी पॉइंट्स हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं, जो विधियां हैं, उसकी प्रतियुक्तता को वो दर्शाता है कि क्या आपने जिस प्रकार से जो भी विधियां आपने इस्तेमाल की है वो क्या उचित था, क्या वो एज और क्लास एप्रोप्रिएट था, क्या आपके विषय वस्तु के अनुसार था, क्या आपके विषय के अनुसार था। तो मूल्यांकन उसे दर्शाता है ना। मूल्यांकन जो है वो पाठ्यक्रम की उपयुक्तता की जांच करता है कि पाठ्यक्रम जो है वो कितना हद तक उपयुक्त है। अब इसमें एक बात आएगी कि सर ये कैसे हो सकता है, उपयुक्तता की जांच कैसे हो सकती है। तो देखिए, कोई भी सिलेबस या कोई भी करिकुलम जो है, जो पहले से जो निर्धारित जो उद्देश्य हैं, पाठ के वो निर्धारित उद्देश्य होते हैं, हर एक इकाई के निर्धारित उद्देश्य होते हैं, पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्य होते हैं, पाठ्यचर्या के निर्धारित उद्देश्य होते हैं। तो उन उद्देश्यों का निर्धारण हम कोई भी तो शिक्षा विधि कर रहे हैं, कोई भी टीचर उन्होंने किया है। तो जब वो टीचर उनका निर्धारण करते हैं और प्रैक्टिकली रूप में जब वो ग्राउंड लेवल पर वो जाता है और वो पाठ जब वहाँ पर प्रदर्शित होता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, तब वहाँ से ये बातें निकल कर सामने आती है कि हाँ, यह क्लास 2 के लिए, इन बच्चों के लिए इस विषय में या इस परिस्थिति में ये पाठ्यक्रम उपयुक्त है कि नहीं है। क्योंकि बार बार मूल्यांकन में जो है वो
आप जो 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 उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप चाह रहे हैं, जो उद्देश्य आप चाह रहे हैं, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है हर एक दृष्टि से, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव की जा सकती है। पाठ्यक्रम की उपयुक्तता की जांच वो हो रही है, एक टीचर से, दो टीचर से, चार टीचर से, इस तरह से छोटे छोटे रिसर्च किए जा सकते हैं, केस स्टडी किए जा सकते हैं विभाग के द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक अगर बार बार वो उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हो सकता है कि उसमें ही बदलाव, पाठ्यक्रम में ही कुछ बदलाव की ज़रूरत हो, उसकी उपयुक्तता की जांच करने की ज़रूरत हो। तो मूल्यांकन जो है यह भी दर्शाता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों व कमजोरियों का ज्ञान व शिक्षण कार्य में परिवर्धन करना, यह भी मूल्यांकन दर्शाता है। इसलिए सार्वजनिक परीक्षा जो है वो अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से परीक्षा पद्धति में निरंतर सुधार के प्रयास किए जाते रहे हैं। यानी जो कॉमन एग्ज़ाम होते हैं उसे हमेशा से अलग अलग अनेक आयोगों ने, नीति निर्धारकों ने समय समय पर जो है वो अलग अलग प्रस्ताव देते आए हैं, इसीलिए कि मूल्यांकन जो है वो अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बने ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और तत्पश्चात परीक्षा पद्धति में भी सुधार की आवश्यकता हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है, हम एक पद्धति के एक तरह से हम उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मूल्यांकन की पद्धति, मैंने शुरुआत में ही एक उदाहरण दिया आप सभी को कि अगर बच्चा ये नहीं बताता है, आप एक एज अ टीचर आप गए और आपने पेन पेपर पर लिखा, बेटा ये आपने पाठ पढ़ लिया है? हाँ पढ़ लिया है सर, सभी से आवाज़ आया, और उससे आपने क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके और दे दिया, थोड़ा इसका उत्तर लिखो। तो कुछ बच्चे लिख भी देंगे, कुछ बच्चे आधे भी लिखेंगे और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। लेकिन वहाँ पर ये आधार आप नहीं बना सकते हैं अन्य परिस्थितियों को देखे बिना, अन्य जांच को किए बिना कि हाँ वो बालक जिसने नहीं लिखा है वो उसे नहीं जानता है, या पाठ जो है वो उसे नहीं पढ़ाया गया है, शिक्षक ने उसे नहीं पढ़ाया है। आप अलग परीक्षा पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ, हो सकता है कि आपका एक नया चेहरा देखकर भी जो है वो बच्चे जो है वो उस उत्तर को नहीं लिख पाए हों, फियर फैक्टर काम कर गया है। मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं। उस वक्त जो है वो एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होगा बच्चा, इसलिए भी वो उसने उस उत्तर को सही से नहीं लिख पाया वो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मूल्यांकन में आप एज अ टीचर देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से कौन कौन से जो सुझाव हैं या जिस तरह के जो भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी विधियां बताई गई है उसे कहाँ पर और किस प्रकार से प्रयोग में लाना है। जब हम विशेषताओं की बात करते हैं, विशेषताएं की बात करते हैं कि मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो इसकी प्रकृति जो है वो मानवीय होती है, ह्यूमन जनरेटेड होती है ये मूल्यांकन। हम शिक्षा के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, जिसमें मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थियों को सामाजिक इकाई के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है, और यह विद्यार्थियों को अनावश्यक पीड़ा, चिंतन, परेशानी, अपमान से बचाता है। हमने अभी इसी चीज़ की हमने चर्चा की कि मूल्यांकन ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप गए, पेपर उठाए, एक प्रश्न दिए और सामने पटक दिया, क्लास में जाकर कहा लिखो, अगर उस बच्चा लिख दिया वेरी गुड,
वाओ मैन, और अगर उसने नहीं लिखा, वेरी बैड, यूजलेस फेलो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड। आपको समझना पड़ेगा परिस्थिति को, समय को। तो मूल्यांकन ऐसी होनी चाहिए जो अनावश्यक पीड़ा, चिंतन, परेशानी, अपमान से बचाए। ये इसकी विशेषताएं होनी चाहिए। मूल्यांकन की विशेषता ये भी होनी चाहिए कि उन्हीं शिक्षकों को जिम्मेवारी देनी चाहिए जो छात्रों को पढ़ाते हैं, जो उनमें आवश्यक स्वस्थ गुणों और मनोवृत्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी उदाहरण में फिर आप देखिए कि आप एलियन की तरह आप गए, आप तो पढ़ाते नहीं हैं उसे, फिर से वहां पर एक फैक्टर काम कर गया। तो मूल्यांकन की विशेषता ये एक भी होनी चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो हमेशा, या उद्देश्य के प्रति जो है वो हमेशा एक समान और सुसंगत होता है, जो छात्रों की योग्यता का विश्वसनीय एवं वैध मापन उपलब्ध कराता है। ऐसी होनी चाहिए, इसकी विशेषता ये होनी चाहिए। ये प्रत्येक अधिगम प्रयास के परिणाम को प्रतिबिंबित करता है, सभी छात्रों को अपनी व्यक्तिगत योग्यता प्रकट करने का समान अवसर देता है, समान अवसर। मूल्यांकन में भी आप देखते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कहें या और भी अलग अलग क्षेत्र में कहें, समान अवसर अगर आप नहीं दीजिएगा प्रकट करने का विद्यार्थियों को, दो दृष्टि से अगर देखिएगा, दो दृष्टि से उसका मूल्यों के अंकन कीजिए, करेंगे एक शिक्षक होने के नाते, तो आप सही से अंकन नहीं कर सकते हैं। यह अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में निहित होता है, स्वयं से। ये मैंने शुरुआत में ही कहा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में ही निहित होती है। और जितनी समय तक शिक्षा चलती रहती है, शिक्षा की संपूर्ण अवधि तक जारी रहता है। ये छात्रों की पृष्ठभूमि, उनके पूर्व अनुभव, उनके ज्ञान, उस पर विचार करता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं, जो छात्र होते हैं, उनके लिए वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनानी होती है, जिसमें कि और भी वो फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उसको मित्रवत और लचीलापन बनाया जाए, उसे लचीला बनाया जाए, ताकि जो विशिष्ट बालक हैं, जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक सही निर्णय हो, सही मूल्यांकन हो सके। और सकारात्मक प्रक्रिया है मूल्यांकन, जो है वो एक सकारात्मक प्रक्रिया है, सहकारी प्रक्रिया है। जब हम इसके महत्व को देखते हैं तो इसको मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं मूल्यांकन के महत्व को। यानी पहला शिक्षक की दृष्टि से, दूसरा शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से, और तीसरा विद्यार्थी की दृष्टि से। जब हम शिक्षक की दृष्टि से बात करें तो मूल्यांकन का पाठ योजना की उपयुक्तता की जांच कर सकता है। कौन करेगा? एक शिक्षक। वो देखेगा कि मूल्यांकन के लिए जो पाठ योजना है वो कितना उपयुक्त है या नहीं है। शिक्षण विधि में समुचित प्रयोग की जानकारी प्राप्त करना, ये शिक्षक की दृष्टि से इन चीज़ों का महत्व है मूल्यांकन में। शिक्षण सहायक सामग्री या जो शिक्षण अधिगम सामग्री, जो आप जिसे आप TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल,
उसका समुचित प्रयोग, हमने कुछ देर पहले ही बताया कि उसका सही प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए, आवश्यक है। फिर मूल्यांकन के महत्व पर हम बात करते हैं, तब हम मूल्यांकन को सही सही हम प्राप्त कर सकते हैं। और मूल्यांकन से एक टीचर को पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट उसे मिलता है कि हमने ये पढ़ाया। आप ऐसे देखिए, अगर टीचर आप किसी को पढ़ाते हैं या कुछ बताते हैं और वो सीख जाता है, तो आप स्वयं से मोटिवेटेड होते हैं कि हमने किसी को कुछ बताया। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आपको एक पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्स आप होते हैं और अधिक करने के लिए। तो ये मूल्यांकन का महत्व जो था वो शिक्षक की दृष्टि से। जब हम शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि पर हम नज़र डालते हैं तो मूल्यांकन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाया जा सकता है। अभी अभी हमने बात की कि उद्देश्य की प्राप्ति हमने की अथवा नहीं की, ये मूल्यांकन से बताया जा सकता है। ये मूल्यांकन के लिए, इसीलिए ये मूल्यांकन का महत्व है। मूल्यांकन की सहायता में उपचारात्मक अनुदेशन देने हेतु उन उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है। जिस ऑब्जेक्टिव के, जिस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए जो रिमेडियल की जो हम बात करते हैं, उपचारात्मकता की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ से मूल्यांकन की बात आती है कि जब आप असेसमेंट करते हैं, जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि हाँ, हमने इन उद्देश्यों की प्राप्ति तो नहीं की, लेकिन इसके लिए हम रिमेडियल काम क्या कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को फिर से उस ओर फोकस करवा सकते हैं, उस ओर उन चीज़ों को दिया जा सकता है। मूल्यांकन में शिक्षण विधियों की उपयोगिता व कमियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसकी उपयोगिता शिक्षण विधि की और कमी, ये आपको मूल्यांकन बता देता है। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन से शिक्षण की जो व्यू रचना है, स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी में सुधार करने की बात कही जाती है। इसलिए मूल्यांकन का महत्व है। इससे पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता की भी जांच हो जाती है, उपयुक्तता की भी जांच हो जाती है। पाठ्य पुस्तक कितना उपयुक्त है, बुक एनालिसिस करवाया जाता है। आपके पाठ्यक्रम में भी है बुक एनालिसिस का। बुक एनालिसिस क्यों करवाया जाता है? ताकि यह समझ पता चल सके, बहुत सारे गतिविधि करवाकर, बहुत सारे कंटेंट डिलीवर करके, तो पाठ्य पुस्तकें उपयुक्त है कि नहीं है, उसकी जांच भी मूल्यांकन से हो जाती है। उसकी उपयोगिता की जांच हो जाती है, उनकी कमियों की जांच हो जाती है पाठ्य पुस्तकों की। और मूल्यांकन से जो है, वो जो डिफरेंट मेथड्स का जो आपने प्रयोग किया था, डिफरेंट टेक्निक्स का जो आपने प्रयोग किया था, उन सारे के सारे निचोड़ के तौर पर आपके सामने वो आ जाते हैं कि हमने किस मेथड से इसे पढ़ाया, हमने किस टेक्निक से इसे पढ़ाया, और यह मेथड और टेक्निक कहाँ तक कारगर है। इस सारी की सारी जो है वो मूल्यांकन के महत्व के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाए। जब हम विद्यार्थी की दृष्टि से मूल्यांकन के महत्व को देखते हैं तो समान आयु के छात्रों के वर्गीकरण में मूल्यांकन सहायक होता है। एक छात्र की जो टर्म एंड के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो उसके उपलब्धि होते हैं, जो अचीवमेंट होता है, उसकी जानकारी करने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है।
दो छात्रों की उपलब्धियों की तुलना में भी मूल्यांकन आप कर सकते हैं, उसका प्रयोग संभव है, तुलना किया जा सकता है। विद्यार्थी की दृष्टि से ये सारी चीज़ें हैं। विद्यार्थियों की कमजोरी का जो है वो निदान किया जा सकता है इससे। विद्यार्थी के किए गए कार्यों का पुनर्बलन आप मिलता है, उसे आप कहते हैं कि किसी को इतना परसेंट आया, किसी को इतना परसेंट आया, इतना मार्क्स आया। उससे जैसे टीचर को पुनर्बलन मिलता है उनके किए गए कार्यों को, उससे कहीं अधिक विद्यार्थी को मिलता है। क्योंकि आप जैसे ही उसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जीनियस इस तरह के शब्दों से सिर्फ आप नवाजते हो तो वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है और आगे जाकर वो विद्यार्थी और अच्छा करने का प्रयास करता है। और जो हमने कहा कि तुलना की बात है, तो जो बच्चे कमतर करते हैं वो भी और अच्छा करने का प्रयास करते हैं ताकि वो दूसरे बच्चों की तरह भी अधिक मार्क्स या अधिक अंक, अधिक प्रतिशत प्राप्त कर सकें। व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच में भी ये सहायक होता है और साथ ही विद्यार्थियों में जो निहित क्षमता है उसकी जानकारी भी शिक्षक को मिल जाती है कि कितना सक्षम है कोई बालक, कोई विद्यार्थी किसी कार्य को करने के लिए। ये मूल्यांकन के उपरांत जो है वो हमें पता चलता है, एक शिक्षक को पता चलता है। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया कि किस तरह से मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो चलती है। छोटी सी बात है कि सबसे पहले आप उद्देश्य का निर्धारण करते हो, हमने पहले भी आपको बताया, जिसमें कि सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का जो व्यवहारागत परिवर्तन है उस रूप में आप उसका निर्धारण करते हैं। अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण करते हैं, यानी जो टीएलएम है उन सामग्रियों का प्रयोग करके, प्रविधियों का प्रयोग करके, पाठ्य वस्तु, इन सभी की सहायता में से आप एक अधिगम परिस्थिति का निर्माण करते हो, एक टीचिंग एनवायरनमेंट बनाते हो। और फिर जब आप टीचिंग एनवायरनमेंट बनाते हो तत्पश्चात मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं उसके चयन का आप निर्माण करते हैं और उसके आधार को आप बनाते हैं शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप हो, वांछित व्यवहार में विषय के प्रमाण आदि प्रदान करता हो, वस्तुनिष्ठता हो, सरलता से उपयोग में लाई जा सके। और फिर जो है ये सारे कार्य को करने के बाद जो है वो आप मूल्यांकन करते हो और उसे फिर आप दो भागों में बांट देते हो एक शिक्षक होने के तौर पर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक, गुणात्मक। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो उसमें जो है वो आप क्रियात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो है वो अलग अलग बिंदुओं में आप उसे बांट देते हैं। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष में आप ओरल टेस्ट लेते हो, मूल्यांकन करते हो या रिटन करते हो, और क्रियात्मक पक्ष की जब आप बात करते हैं तो उसमें प्रायोगिक आ जाएंगे, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आ जाएंगे, ये सारे प्रायोगिक कार्य में हो जाएंगे। अब जब लिखित की बात करते हैं, ओरल तो ठीक है, आपने पूछ लिया प्रश्न बनाकर, वहाँ पर आपने मूल्यांकन कर लिया कि हाँ कितना जानता है। जब हम लेखन की बात करें तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात आ जाती है। अब उस वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो है वो कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला हो सकता है, प्रत्यास्मरण वक्त के आधार पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं, प्रत्यास्मरण में साधारण प्रश्न हो सकते हैं, ये सारे के सारे कैटेगराइज हो सकते हैं चीज़ें। जब आप निबंधात्मक की बात करते हैं तब आप उसमें जो है
वो सिंगल या अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, एकांतर प्रति उत्तर की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस की बात करते हैं, मैचिंग टाइप की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं यानी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो आपके रिटन वाले पार्ट के बन जाते हैं, रिटन वाले पार्ट के एक विस्तृत रूप बन जाते हैं। अब हम जब इन प्रविधियों के दूसरे पार्ट में चलते हैं यानी क्वालिटेटिव की तरफ चलते हैं, गुणात्मकता की तरफ चलते हैं, मूल्यांकन की गुणात्मकता की तरफ चलते हैं, तो ये सभी भाव पक्ष से संबंधित होता है। यानी जो शिक्षार्थी है उसके भाव को जानने वाला होता है। उदाहरण के तौर पर या किस तरह से के ये होते हैं, तो ये 2-4 हम ले लेते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना। आप ऑब्जर्व करते हो किसी विद्यार्थी को, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये भाव पक्ष से संबंधित है। उसके व्यवहार, दूसरों के साथ बातचीत करना, किसी को मदद करना, एग्ज़ाम में अगर वो कुछ लिख रहा है तो कितना वो सही तरीका अपना रहा है, ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो। इंटरव्यू करना, क्वेश्चनेयर के आधार पर आप उससे क्वालिटेटिव मूल्यांकन करते हो, गुणात्मक मूल्यांकन आप करते हो। चेकलिस्ट बनाकर आप गुणात्मक मूल्यांकन करते हो। रेटिंग स्केल, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सभी के सभी चीज़ें जो है वो पूरे की पूरे क्वालिटेटिव यानी गुणात्मकता वाले पक्ष की बात करता है। पूरा का पूरा जो है ये गुणात्मकता वाली बात करता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और बिना इसके आप शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किए हैं कि नहीं किया है, इसकी जानकारी एक शिक्षक को, एक शिक्षार्थी को नहीं हो पाता है। तो मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। विषयगत मूल्यांकन करना की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए किए गए कार्य हैं, विभिन्न क्लास स्तर पर और अलग अलग एज स्पेसिफिक के साथ साथ अलग अलग प्रविधियों का प्रयोग करना, ये सारे के सारे मूल्यांकन के उन प्रक्रियाओं में निहित होते हैं। इसलिए मूल्यांकन एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक आधार स्तंभ के रूप में आप इसे ले सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में सही से मूल्यांकन करके कोई भी व्यक्ति जो कि शिक्षक है वो या शिक्षार्थी है वो अपने आगे का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सके।